तो अभी तक हमने क्या देखा, हम यहाँ पर क्या देखा था हमने कि सारे के सारे उसके नेचर्स और ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हम टाइप की बात कर लेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा कुछ भी चीज़ जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हमें पूरी कंपनी के फाइनेंस के बारे में बता दे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं तो दो चीज़ें हैं, एक तो पहली तो बैलेंस शीट है और दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा है बैलेंस शीट, ये हमें याद रखनी है। ये किस लिए ज़रूरत होती है, ताकि हम यहाँ प्लानिंग कर सकें, डिसीज़न मेकिंग कर सकें और कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं इसका पार्ट, तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट, ठीक है। सबसे पहले क्या है, बैलेंस शीट है और दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों चीज़ किस चीज़ में आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती हैं। तो किसके लिए ज़रूरत पड़ती है, हमें पता चल गया कि प्लानिंग किस लिए ज़रूरत है। प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, कंट्रोल के लिए इन बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टाइप है। अब हम बात कर लेते हैं कि हर कंपनी को बनाना ज़रूरी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम बोलेंगे हाँ, हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रॉफिट यानी बैलेंस शीट और इन दोनों को मिला के बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको बनाना है। अब हमें क्या याद रखना है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा शेड्यूल है इसका कंपनी एक्ट का जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यार कैसे हमको बनाना है बैलेंस शीट। क्योंकि अगर वो लोग नहीं बताएंगे तो हर कोई अपने अपने हिसाब से बैलेंस शीट बताएगा और फिर हमें पता नहीं चल पाएगा कि क्या कितने पैसे सच में गए हैं, नहीं गए। तो स्केड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही हमें सारा का सारा करना है। अब हम बोल रहे हैं कि यार बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसका फॉर्मेट क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। हमें कैसे याद करना है, सबसे पहले हम बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर दो हेड हैं, इसको रफ कॉपी में लिख लिख के करना, ठीक है। सबसे पहला हेड है इक्विटी एंड लाइबिलिटी और दूसरा हेड है एसेट्स, ठीक है। 5 बार मैं बोल इसको कि दो हेड कौन कौन से हैं। मेन हेड है इक्विटी एंड लाइबिलिटी और क्या है सेकंड वाला, एसेट है। अब बोल रहे हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी के सब हेड हैं, यानी उसके अंदर भी छोटी छोटी हेडिंग्स हैं। उसके सब हेड जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी है उसके कितने सब हेड हैं, 4 सब हेड हैं। कौन से 4 सब हेड हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है, जो अभी पेंडिंग है यानी अभी तक रिसीव नहीं हुई है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो इन चारों को भी अभी बोलो कि जो एसेट इक्विटी और लाइबिलिटी थी उसके अंदर जो सब हेड थे वो 4 सब हेड कौन से थे, शेयर होल्डर फंड और ये जो बोलना है इसको, ठीक है। और एसेट के अंदर 2 सब हेड कौन से हैं, ये यानी पहली भी जो हेडिंग है उसके अंदर 4 सब हेड है, दूसरी हेडिंग जो एसेट है उसके अंदर 2 सब हेड हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर हमने बोला कि शेयर होल्डर फंड के अंदर जो शेयर होल्डर्स फंड है, तो कैसे याद रखेंगे कि इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले से याद रखेंगे कि शेयर होल्डर में शेयर आ रहा है, क्या आ रहा है, शेयर आ रहा है। तो शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर यानी जिसके पास शेयर ऑलरेडी है, शेयर का में कितना कैपिटल, सरप्लस, रिजर्व सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, यानी शेयर के अलावा कितनी मनी उसके पास है, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं शेयर से रिलेटेड 3 चीज़ें थी वो शेयर होल्डर फंड में डाल दी। इसमें कुछ सेकंड वाले में कुछ सब हेडिंग है नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ सब हेडिंग नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पे, नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी यानी कि हम बोलेंगे कि लंबे समय की लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, लंबे समय की यानी कि अभी के अभी नहीं देना है जस्ट, ठीक है। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4 है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। तो सबसे पहले वाले सबसे फिर से वापस रिवाइज करेंगे कि हेडिंग कौन कौन सी हैं, पहली बोल कौन सी, फिर हमने बोला दूसरी कौन सी, फिर पहली के अंदर कितने सब हेड हैं, सब हेडिंग है 4 सब हेडिंग है, दूसरे के अंदर कौन कौन सी सब हेडिंग है, 2 सब हेडिंग है, ठीक है। अब वो 4 के नाम बोल और अगर याद ना हो तो फिर देखना लिख के, और एसेट के अंदर 2 सब हेडिंग है उनके नाम याद करो, ठीक है, याद हो गया। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट वाले शेयर होल्डर फंड के में मैंने बताया कि शेयर होल्डर फंड शेयर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करता है। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट, ये 3 चीज़ें हो गई। सेकंड वाले में कुछ नहीं है, थर्ड में 4 चीज़ें हैं, ठीक है। देख लॉन्ग टर्म ऊपर नीचे लॉन्ग टर्म, तीसरे में भी लॉन्ग टर्म। देख इसका तो नाम बता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब अभी नहीं देना, तो लॉन्ग टर्म से शुरू होता हुआ, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म से शुरू होता हुआ, यहाँ पर लॉन्ग टर्म से, यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म से शुरू हुआ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म अदर लाइबिलिटी और ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये आ जाएगी नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट में कैसे याद रहेगा कि जो भी लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें हैं वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में आएंगी। और करेंट लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। करेंट लाइबिलिटीज़ तो अभी के अभी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अभी अदर करेंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म जितनी भी चीज़ें हैं वो करेंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगी। फिर हम बात कर लेते हैं कि यार इसकी जो एसेट है उसके अंदर जो हेड है, ठीक है। सबसे पहले फिक्स एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट,
लॉन्ग टर्म लोन एडवांस अदर, ठीक है। तो इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अंडर डेवलपमेंट ये आ जाएगा। तो ये लिख लिख के याद करना कि कौन कौन सी हैं। फिर इसके अंदर हमने बात कर ली करेंट एसेट्स। ये नॉन करेंट एसेट का मतलब ये होता है कि यार अगर ये, जैसे एसेट का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको पैसा कमा कर दे, तो जो अभी के अभी तुरंत के तुरंत पैसा उसके बदले पैसा दे देगी कमा के, तो उसको बोलेंगे कि वो करेंट एसेट है। जैसे कि मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है दुकान में, उसको बेचेंगे तुरंत को तुरंत पैसा आ जाएगा, तो वो क्या कैसी चीज़ हो जाएगी, हमारी करेंट हो जाएगी, है ना। लेकिन कोई लोन है जो हमें पैसा देगा, या एडवांस हमने किसी को लोन दिया या एडवांस दिया है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हमें बाद में रिसीव होंगी कुछ टाइम बाद, तो हम इसको करेंट लायबिलिटी करेंट एसेट नहीं बोल सकते, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखना, अगर जैसे मैं बोलूँ कि यार जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, हमने इन्वेस्ट करा है, तो ये हमारे लिए कौन सी हेडिंग में जाएगा, इक्विटी और लाइबिलिटी में या फिर एसेट में, तो हम बोलेंगे यार एसेट में जाएगा, ठीक है। अब एसेट में भी दो हेड थे, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। तो जो हमने इन्वेस्ट किया है, जैसे हमने बोला कि मान लेते हैं कि ऐसे करते हैं कि मान लेते हैं ये क्वेश्चन आया है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये क्वेश्चन आया कि ये किस किस हेडिंग में और किस सब हेडिंग में जाएगा, ये वाली चीज़, ठीक है। तो हमने बोला कि यार देखो ऐसे याद करेंगे कि सबसे पहले कि इसके अंदर पहली हेडिंग के अंदर तो ये चीज़ नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में तो अगर होता तो लॉन्ग 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 आता, इसमें भी नहीं है, फोर्थ में होता तो शॉर्ट शॉर्ट और ट्रेड पेबल ये आता, इसमें भी नहीं है, यानी ये एसेट हेड में है। तो जो भी ऑप्शन में, जैसे 4 ऑप्शन है, उसमें बोल रहा है कि एसेट हेड में, इन दोनों में एसेट हेड बोल रहा है, और इसमें बोल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है कि इक्विटी लाइबिलिटी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एसेट हेड वाले देखेंगे। अब इन दोनों में से भी नॉन करेंट या करेंट, तो हमें याद है कि यार जो इन्वेस्टमेंट चीज़ें थी वो नॉन करेंट एसेट में है, क्योंकि करेंट एसेट तो हमने याद करके रखे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा। अब तो एक काम करना, जैसे मैंने तुझे ये बताया कि यार ये क्वेश्चन आ गया तब तू कैसे सोचेगी, तो तू एक काम करना, सबको ये जितने भी अंदर अंदर की चीज़ें लिखी है ना, सबको क्वेश्चन की तरह मान ले कि यार ये आया तो कैसे याद करेगी, कैसे याद आएगा, फिर ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे याद आएगा, फिर ये आया तो कैसे याद आएगा, है ना। ये सब इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बोल रहे हैं इट अप्लाइज टू ऑल इंडियन कंपनीज प्रिपेयरिंग, सारी की सारी कंपनी पे ये अप्लाई होता है, ठीक है। और ये देख शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट कौन सा, 2013। लेकिन ये कौन सी कंपनी है जिस पर ये अप्लाई नहीं होता है, तो यहाँ पर हमें 2 कंपनीज़ के बारे में दिया है जिस पर कि ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। पहला तो ये आएगा इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी, और सेकेंड में आ जाएगा बैंक कंपनी फॉर विच फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट इज स्पेसिफाइड अंडर अदर एक्ट। मतलब सबसे पहले तो बोल रहे हैं यार इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी, क्योंकि यार वो तो बैंकिंग खुद ही है, बैंकिंग का अलग होगा, इंश्योरेंस का अलग होगा। दूसरी चीज़, ऐसी कोई कंपनी जिसके लिए हमने पहले से ही कोई अलग से रूल बनाए हैं, उसमें भी ये अप्लाई नहीं होगी ये चीज़, ठीक है। ये वाला हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेड्यूल 3, इसके अकॉर्डिंग करना है, ये भी ठीक है। फिर हमने बोला डिस्क्लोजर ऑफ द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन द नोट्स आर इसेंशियल एंड मैंडेटरी। हम अगर 5th वाले में बोलें कि ये जितने भी इसमें शेड्यूल दिया हुआ है और ये फॉर्मेट दिया हुआ है वापस से, कि टर्म्स इन द रिवाइज शेड्यूल 3 will carry the meaning as defined by the applicable accounting standard, यानी जो भी यहाँ शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है, जो भी टर्म्स लिखे हैं, जो भी वर्ड लिखे हैं, उसकी मीनिंग कहाँ से आएगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, मतलब समझ में आ गया, बार बार यही बोल रहे हैं, ठीक है। नॉन करेंट और नॉन यहाँ पर बैलेंस टू बी मेंटेन बिटवीन एक्सेसिव डिटेल दैट मे नॉट असिस्ट यूज़र, बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें भी हमें यहाँ पर नहीं लिखनी है जो कि यूज़र के काम ही ना आए, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं करेंट एंड नॉन करेंट बाइफर्केशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी इज एप्लीकेबल, ये छोड़ो। फिर हम बोल रहे हैं राउंडिंग ऑफ फॉर फिगर इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि अगर हमने बोला होता है कि जैसे हम दुकान वगैरह पे जाते हैं, हमने बोला कि यार 9 रुपये की चीज़ है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं कि यार 10 रुपये दे दीजिए, है ना। ये 9.5 की चीज़ है तो उसको बोल देते हैं कि 10 रुपये दे दो, या फिर हम बोलते हैं 4 रुपये की चीज़ है तो चलो 5 रुपये दे दो, है ना। ऐसा इसको बोलते हैं कि हम बैलेंस कर रहे हैं, राउंड फिगर कर रहे हैं। अब राउंड फिगर में करने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे राउंड फिगर, यहाँ पर भी तो होगा ना कि यार थोड़े बहुत पैसे, ऐसा थोड़ी लिखेगा कि हमारा बिजनेस है वो 100 करोड़ 99,324 रुपये का है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं।
करोड़ जैसे बोलते हैं ना 100 करोड़ का, 100 मिलियन का है, बस इतना बोलते हैं। एक्चुअल बहुत ज़्यादा नहीं बोलते। तो हम बोल रहे हैं टर्नओवर, अगर जैसे बोल रहे हैं पूरी कंपनी का अगर जो भी उसकी वो है वैल्यू है वो 100 करोड़ से, देख 100 करोड़ की तरफ एरो है, यानी 100 करोड़ से इस साइड कम, यानी टर्नओवर अगर कम है 100 करोड़ से तो हम हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, लाख और मिलियन में इसका बताएंगे, ठीक है। लेकिन टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है तो लाख और मिलियन और बस इतने में ही बताएंगे, यानी 100 और 1000 को नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम कि इस वाले में 100 और 1000 आ रहा है एक्स्ट्रा और यहाँ पर नहीं आ रहा है। राउंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट इज़ मैंडेटरी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि यार राउंड ऑफ करना ज़रूरी है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे मैंडेटरी है, करना ही है, राउंड ऑफ करते ही हैं, ठीक है। राउंड ऑफ करने का मतलब है कि 100 करोड़ से, जैसे ये लिखा है 100 करोड़ से कम, जैसे ये ज़्यादा चीज़ है तो टर्नओवर, अगर टर्नओवर जो है वो कम है 100 करोड़ से तो हम इसमें बताएंगे, और अगर ज़्यादा है तो हम क्या बताएंगे, नॉर्मली लैक्स, मिलियंस और डेसिमल फॉर्म्स में बताने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्टिकल फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस टाइप का फॉर्मेट हमें बनाना होता है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल बनाना होता है। देख जैसे अगर ये बुक है तो नीचे नीचे साइड हम वर्टिकल यानी ऐसे लिखते जाते हैं कि ऐसे लिखते हैं, पहले यहाँ लिख दो फिर यहाँ लिख दो, फिर ऐसे साइड साइड वाली बुक तो आती ही नहीं है ना, तो हम बोल रहे हैं कि वर्टिकल अरेंजमेंट होता है सबका, वर्टिकल अरेंजमेंट होता है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं डेबिट बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज नेगेटिव फिगर अंडर द हेड सरप्लस, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमें बात करना है कि अगर प्रॉफिट और लॉस जो स्टेटमेंट है, यानी दो देखे थे ना, एक बैलेंस शीट बनाना था और एक ये वाला बनाना था, तो अगर इस वाले स्टेटमेंट में कोई भी डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उसको सरप्लस हेड में दिखाएंगे। जैसे अब तू बोलेगी कि यार ये सरप्लस हेड कहाँ से आ गया, तो अभी तक हमने फॉर्मेट देखा था वो किसका देखा था, बैलेंस शीट का देखा था, कि बैलेंस शीट की सारी हेडिंग्स हमने याद करी थी, पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये चीज़ आएगी। अब मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, यानी बोल रहे हैं कि जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग है उसको क्लोज करना मैंडेटरी है, यानी कि यार उसका कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। मैंडेटरी का मतलब करना ही है, कंपलसरी है। सेंट्री डेटर्स, सेंट्री क्रेडिटर्स को हम ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल से बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मन में सोचिए कि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि यार ट्रेड रिसीवेबल को और क्या बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि यार सेंट्री डेटर्स, क्योंकि डेटर्स यानी कि हम बोल रहे हैं कि जिनको हमने उधार दिया था तो वो उससे हमने रिसीव होगा। सेंट्री क्रेडिटर्स यानी जिन्होंने हमें दिया है तो हम बोलेंगे उनसे उनको ट्रेड पे करना होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, सेंट्री डेटर्स क्या है, सेंट्री डेटर्स है ये ट्रेड रिसीवेबल, सेंट्री क्रेडिटर्स क्या है, ट्रेड पेबल। अब हमने जितनी भी हेडिंग्स की बात करी थी कि सबसे पहले इक्विटी और लाइबिलिटी हेडिंग में बात करी थी, तो उसमें जो सब हेड्स थे उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमने बोला कि द शेयर होल्डर फंड, ये जो शेयर होल्डर फंड पहला वाला था उसके अंदर 3 हेडिंग थी, शेयर कैपिटल, रिसीव्स एंड सरप्लस। ये सरप्लस, देख सरप्लस है ना, सरप्लस के अंदर क्या आता है, सरप्लस वो मैंने बोला था ना कि यार यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में जो डेबिट बैलेंस आता है अगर उसको कैसे दिखाया जाता है, नेगेटिव में दिखाया जाता है। नेगेटिव मतलब ये पैसा हमारे पास सरप्लस नहीं है, गलत है, उसको सरप्लस हेडिंग में नेगेटिव में दिखाया जाता है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ सरप्लस का मतलब हो गया फ़ायदा, अगर मैं उसको प्लस में बता रही हूँ यानी सच में फ़ायदा हुआ है, और अगर मैं उसको माइनस के साइन के साथ लिख रही हूँ यानी कि हमारा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने बात कर ली शेयर कैपिटल की, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट, ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं जो फर्स्ट वाली हेडिंग क्या थी, तो इक्विटी और लायबिलिटी। सब हेडिंग पहली वाली क्या थी, शेयर होल्डर फंड के अंदर पहली हेडिंग क्या थी, तो हमने बोला शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल आर टू बी गिवन इन नोट्स टू अकाउंट, द फॉलोइंग एडिशन मॉडिफिकेशन आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसको नोट्स टू अकाउंट में दिखाया जाता है, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट में किस में दिखाया जाता है, इसको नोट्स टू अकाउंट में दिखाया जाता है, ठीक है। अब बोल रहे हैं फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर रिकॉग्निशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड इज रिक्वायर्ड। अब जैसे कि यहाँ पर बोला हर क्लास ऑफ शेयर, फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर। अब मैंने बोला था कौन कौन से टाइप के शेयर होते हैं, एक होता है प्रेफरेंशियल शेयर, एक होता है नॉर्मल इक्विटी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर। तो अलग अलग टाइप के शेयर होते हैं ना, जिसमें अलग अलग उनके टर्म्स और कंडीशंस होते हैं। तो हमने बोला कि हर शेयर के जो भी क्लासेस हैं उसके लिए जितना शेयर बचा हुआ है, बिगिनिंग में कितना था और एंड में कितना था, ये दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। क्या हर शेयर के लिए रिकॉग्निशन ज़रूरी है, ये लिख लेते हैं, रिकॉग्निशन, नंबर ऑफ शेयर एट द बिगिनिंग और नंबर ऑफ शेयर एट द एंड, ठीक है। द राइट्स
preferences and restriction attached to each class of share including restriction on the distribution of dividend and payment of the capital। ठीक है, बोल रहे हैं कि जितने भी राइट्स हैं यानी हक हैं, प्रेफरेंसेस हैं और रेस्ट्रिक्शंस हैं हर क्लास के लिए। ठीक है, या कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन, जो डिविडेंड पे रेस्ट्रिक्शन है कि या इतना नहीं दे सकते, रीपेमेंट पे वो भी कभी कभी दिखा सकते हैं। जैसे हमने बोला कि यार शेयर कैपिटल में ये सारी चीज़ें करना सिग्निफिकेंट है यानी कर सकते हैं। ठीक है, और बोल रहे हैं और क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग क्लैरिटी रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ अल्टीमेट ओनर ऑफ द कंपनी, यानी असली मालिक कौन है उस कंपनी का, अगर ये क्लियर नहीं है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए यानी क्लियर करने के लिए भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला चेंज ओनर के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम बोल रहे हैं कि यार इस पेज पे तू अपने दिमाग में इमेज बना कि यार हमने जो एसेट्स इक्विटी और लाइबिलिटी थी उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट सब हेड था वो था शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर कितने पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स थे, शेयर कैपिटल, ये वाली चीज़ और ये 3 चीज़ें याद होगी। फिर हमने बोला कि उसका जो पहला वाला जो शेयर कैपिटल है, एक पेज पे मतलब हम पेज खोलेंगे तो यहाँ नीचे 3 पॉइंट लिखे हैं उसके बारे में। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि शुरू और आखिरी में जितने भी शेयर्स हैं उसको रिकॉग्निशन यानी कि उसको पहचानने के लिए। दूसरी चीज़ हम चेंजेस कर सकते हैं। फिर हमने बोला कि क्या हक है, क्या प्रेफरेंस, क्या रिस्ट्रिक्शन है, डिविडेंड पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, रीपेमेंट पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये पता करने के लिए भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं और ओनर के बारे में पता करने के लिए भी। तो 3 हमें इस पेज पे पता चल गया कि 3 है यहाँ पर इस पेज पे। फिर हमारे दिमाग में रखेगा कि ओ जब हमने दूसरा पेज खोला था तब क्या था कि यहाँ पर बोल रहे थे कि यार जो ओनर के लिए क्या क्या चेंज कर सकते हैं, तो हमने बोला ओनर पहचानने के लिए, असली मालिक पहचानने के लिए हम 3 चेंजेस कर सकते हैं, है ना। क्या क्या कर सकते हैं, 3 चेंजेस कर सकते हैं, वो हमें देखना है। जैसे कि हमने जैसे कोई मशीन वगैरह ख़रीदते हैं, है ना, या कुछ भी ख़रीदते हैं तो क्या होता है कि उसके साथ एक पर्ची आती है जिसमें कि उसके सारे नियम कानून सब कुछ लिखा होता है। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट जब हम शुरू में बनी होगी तो बैलेंस शीट में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि यार ये वाला पैसा कहाँ डालें, ये वाला पैसा कहाँ डालें, ये वाला पैसा कहाँ डालें। तो इसीलिए इतने सारे नियम बताए हैं कि अगर ऐसा होगा तब क्या करना, ऐसा क्या होगा तब क्या करना। तो इसको वही समझ कि अब मार्केट में शेयर बैलेंस शीट बेचने के लिए कोई आया है, बैलेंस शीट बेचने के लिए आया है और उसके जो बनाने के नियम हैं वो समझा रहा है।